वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 एलिमेंट सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 10 की स्टोरी नरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एपो ने सीधे सवाल किया कि क्या ये सारा काम चौनलाडा ने अकेले किया है। प्रेम ने जवाब दिया कि उसने बस थोड़ी गाइडेंस दी थी, लेकिन बाकी सब कुछ चौनलाडा ने खुद संभाला। उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज किए और पब्लिक रिलेशंस टीम के बजट्स तक रिव्यू कर लिए। सभी टास्क बिना किसी इशू के पूरा हो गया था। एपो ने दोबारा पूछा, तो किसी ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। प्रेम ने कहा कि नहीं बॉस, और सच कहूं तो उसे लगता है कि जॉन लाडा अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्पिटेंट है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर काफी कमिटेड है। एपो ने अपनी सेक्रेटरी प्रेम की रिपोर्ट ध्यान से सुनी, जो जॉन लाडा की असिस्टेंट के तौर पर पहले हफ्ते की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देने आई थी। ये इवैल्यूएशन इसलिए किया गया था ताकि एपो तय कर सके कि जॉन लाडा को इस पोजीशन पर रखा जाए या डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में किसी भी तरह का फॉल्ट निकालना मुश्किल था। चोनलाडा मेहनत कर रही थी, रिजल्ट्स दे रही थी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही थी। एपो उन लोगों में से नहीं थी जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से उसने फैसला किया कि चोनलाडा को प्रिम की असिस्टेंट बने रहने दिया जाए। एपो ने कहा कि अगर चोनलाडा तुम्हारे असेसमेंट के मुताबिक अच्छा काम कर रही है, तो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क असाइन करो। प्रिम ने क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा कि क्या आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट की बात कर रही है। एपो ने बिना हिचक कहा कि हाँ, वही उसे असाइन कर दो। प्रिम ने चिंता जताई कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चोनलाडा अभी नई है। भले ही वो टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग हो, लेकिन अगर इतनी इम्पोर्टेंट चीज में उससे कोई गलती हो गई, तो इसका असर वटित ग्रुप की रेपुटेशन पर पड़ सकता है। एपो ने शांत आवाज में कहा, अगर हम उसे असली काम करने का मौका नहीं देंगे, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जरिए सीखने दो। अगर चौनलाडा वाकई उतनी कॉम्पिटेंट है जितनी की वो लगती है, तो एपो चाहती थी कि एम्प्लॉयज को सही तरीके से अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका मिले। और अगर इससे वटित को फायदा होता है, तो ये लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करने देने से कहीं बेहतर था। इसी वजह से वो चौनलाडा को सपोर्ट करने और उसे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल करके एक्सपीरियंस दिलाने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड थी। प्रिम ने फिर याद दिलाया कि उसने अभी अभी ज्वाइन किया है और फिलहाल सिर्फ असिस्टेंट ही है। इसलिए उसे डर था कि इस प्रोजेक्ट में बाकी टीम्स उसका प्रेजेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एपो ने साफ कहा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो उनसे कहना कि ये उसका ऑर्डर है, और अगर फिर भी कंप्लेंट्स हों, तो उन्हें सीधे उससे बात करने के लिए कह देना। प्रिम जब बॉस के ऑफिस से बाहर आई, तो लाडा ने तुरंत पूछा कि कैसा रहा। उसने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा कि उसकी पहली वीकली इवैल्यूएशन के बाद वो पास हुई या फेल। अगर वो पास हो गई, तो ये उसके लिए बड़ी राहत होती। इसका मतलब था कि प्रिम के असिस्टेंट की पोजीशन अभी भी उसके पास रहती। लेकिन अगर वो फेल हो गई, तो वॉटिन टीम के हेड की तरफ से उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता और उसी दिन उसे एपो के रूम के सामने वाले ऑफिस से अपना सामान समेटकर निकलना पड़ता। प्रिम ने मुस्कुराकर कहा कि वो पास हो गई है, क्योंकि उसके काम में कोई मिस्टेक नहीं है। ये सुनते ही लाडा खुशी से बोली कि उसे कितनी राहत मिली है। वो इतनी नर्वस थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ये खबर सुनते ही लाडा का मन हल्का हो गया। असिस्टेंट के तौर पर अपने पहले हफ्ते में उसने कुछ ज्यादा नहीं सीखा था, लेकिन प्रेम के साथ क्लोज काम करने की वजह से उसका उससे एक अच्छा रिश्ता बन गया था, जो कि उससे कुछ ही साल बड़ी थी। लेकिन अब दोनों काफी क्लोज हो चुकी थी। पर यह बात सिर्फ प्रेम तक ही सीमित थी, क्योंकि एपो के साथ लाडा का रिश्ता अब भी उतना ही फॉर्मल और डिस्टेंट बना हुआ था। प्रेम ने आगे कहा कि उसे चौनलाडा को एक और खबर देनी है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो उसे अच्छी लगेगी या बुरी। लाडा ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है? तब प्रिम ने बताया कि पहली इवैल्यूएशन पास करने के अलावा बॉस ने उसे शेफ ईएन वाले प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का फैसला किया है, और इसका मतलब ये है कि अब से उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लाडा ने इसे बहुत अच्छी खबर बताया और कहा कि एक बड़े होटल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिलना बहुत अच्छा है।
उसके लिए ये बुरी खबर हो ही नहीं सकती थी। ये वॉटिन के काम करने के तरीके को और करीब से समझने और अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका था। हालांकि वो अपने भाई के लिए काम कर रही थी, फिर भी उसने फिमफॉर्ड को इस प्रोजेक्ट के बारे में न बताने का फैसला किया था। और अब यही मौका उसके लिए ग्रोथ लेकर आने वाला था। उसने सोचा कि शायद फ्यूचर में उसकी एक्सपीरियंस की वजह से उसके डैड उसे सीधे वचारा टीम में शामिल कर लें। प्रेम ने कहा कि चोन लाडा सच में काम करना एंजॉय करती है। इस पर लाडा ने जवाब दिया कि वो खुद को और इम्प्रूव करना चाहती है। उसने प्रिम से गाइड करते रहने की रिक्वेस्ट की और कहा कि वो उस पर पूरा भरोसा कर रही है। आखिर में लाडा ने हल्के से झुककर रिस्पेक्ट और थैंक्स जताया, इस उम्मीद के साथ कि प्रिम आगे भी उसका साथ देगी और प्रोजेक्ट्स में लाडा पर भरोसा करने का उसे कोई अफसोस न हो। कुछ दिनों बाद का सीन। लाडा ने खुद से बुदबुदाते हुए सोचा कि उस दिन उसने कहा था कि उसे काम करना पसंद है, लेकिन प्रेम को इतना ज्यादा काम देने की क्या जरूरत थी। उसकी नजर अपनी डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स के ढेर पर गई, जो लगभग किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। नया प्रोजेक्ट एपो को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजने से पहले सारी फाइल्स रिव्यू करने के लिए प्रेम ने उसी पर छोड़ दी थी। ऊपर से एपो और प्रेम सुबह से ही मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे और पूरा वर्कलोड उसे अकेले ही ऑफिस में संभालना पड़ रहा था। टाइपिंग करते हुए चौनलाडा ने सोचा कि वो पूछना ही भूल गई कि एक्स्ट्रा काम के साथ ओवरटाइम पे भी मिलता है या नहीं। फिर भी उसका पूरा फोकस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पर था। उसे पता था कि काम जल्दी निपटाना होगा, वरना लंच तक आते आते ब्रेक लेने या कुछ खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसी बीच किसी ने कहा कि अब तो लंच का टाइम हो गया है और वो अभी भी काम कर रही है। लाडा ने रिफ्लेक्स में सामने खड़े इंसान से कहा कि अगर वो बॉस से मिलने आए हैं तो वो बता दे कि एपो ऑफिस में नहीं है। वो आज सुबह ही अपनी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के लिए निकली हैं और दोपहर से पहले वापस नहीं आएंगी। सामने से जवाब आया कि वो एपो से मिलने नहीं आया है। लाडा को कुछ पल तक सिचुएशन समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही मोमेंट उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कौन खड़ा है। घबराकर वो तुरंत खड़ी हुई और होटल के असली मालिक कुन एडिसन को झुककर सम्मान दिया, जो उसकी डेस्क के सामने खड़े थे। उसने तुरंत अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। कुन एडिसन ने उसका नाम कंफर्म किया और पूछा कि क्या उनकी बेटी ने ही उसे यहाँ काम पर बुलाया था। लाडा ने कंफर्म करते हुए पूछा कि क्या वो बॉस की बात कर रहे हैं। कुन एडिसन ने मुस्कुराकर कहा कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। लाडा ने फिर रिस्पेक्टफुली पूछा कि अगर वो बॉस से मिलने नहीं आए हैं तो क्या वो किसी तरह मदद कर सकती है। कुन एडिसन ने साफ कहा कि वो उससे ही बात करने आए हैं, लेकिन अभी लंच का टाइम हो चुका है और उनकी बेटी का उसे यहाँ बिना रुके काम करते छोड़ देना सही नहीं है। उन्होंने चौनलाडा को साथ में लंच करने का इनविटेशन दिया और कहा कि उन्हें उससे बहुत सी बातें करनी है। लाडा हिचकिचाई, लेकिन कुन एडिसन ने उसे भरोसा दिलाया कि एपो क्या कहेगी, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पल लाडा को साफ लग रहा था कि ये सिचुएशन पहले से भी बड़ा स्कैंडल बनने वाली है। एपो ने उसे साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर एडिसन तक कोई रूमर पहुंचे तो उसे तुरंत डिनाई कर देना। लेकिन इस बार तो उसे मना करने का मौका ही नहीं मिला। इस बार उसने न कुछ प्लान किया था, न कोई सिचुएशन बनाई थी। लंच के दौरान कुन एडिसन ने कहा कि जब चोनलाडा काम पर न हो तो उन्हें मिस्टर एडिसन न बुलाए। एपो की तरह वो भी उसे डैड कह सकती है। लाडा ने अनकंफर्टेबल होते हुए कहा कि उसे ऐसा कहना ठीक नहीं लगता और मिस्टर एडिसन कहना ही ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसके बाद कुन एडिसन ने सीधे पूछा कि क्या वो एपो को डेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि दोनों साथ हैं। लाडा ने तुरंत साफ किया कि ये सच नहीं है। वो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई है और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसे ये बात तुरंत क्लियर करनी थी, क्योंकि न उसे रूमर्स पसंद थे और न एपो को। कुन एडिसन ने कहा कि जब उन्होंने एपो से इस बारे में बात की थी तो एपो ने कुछ डिनाई नहीं किया। लाडा ने ऑकवर्ड स्माइल दी, लेकिन उसका दिमाग पूरी सिचुएशन को जोड़ने में लग गया। उसने सोचा कि शायद कुन एडिसन के सीधे सवालों की वजह से एपो कुछ डिनाई नहीं कर पाई और अब वही गलतफहमी उन्हें यहाँ ले आई थी। लाडा ने उन्हें अश्योर किया कि कुन एपो के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल है। उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा, चाहे होटल में लोग कुछ भी इमेजिन क्यों ना कर रहे हों। कुन एडिसन ने फिर पूछा कि अगर ऐसा है तो एपो में क्या कमी है, ताकि वो उसे इम्प्रूव करने में मदद कर सके।
उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं चाहते कि एपो अकेली रहे या खुद को आइसोलेटेड महसूस करे। वो चाहते हैं कि उसके साथ कोई हो, और अगर वो चौन लाडा है तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लाडा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। अगर वो सच में एपो की कमियां गिनाना चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन कून एडिसन के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर वो रुक गई और बस हल्की सी मुस्कान दे पाई। कून एडिसन ने अंदाजा लगाया कि शायद एपो बहुत ज्यादा काम करती है, या फिर इसलिए कि वो किसी को काम के अलावा टाइम नहीं दे पाती। इस पर लाडा ने ईमानदारी से कहा कि ज्यादा काम करना कून एपो की कमी नहीं है। उसे मेहनती लोग एडमिरेबल लगते हैं। टाइम की बात कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। उसे रिलेशनशिप और वर्क में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं लगती। अगर किसी वक्त काम ज्यादा जरूरी है तो उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वो ऐसी इंसान नहीं जो ज्यादा अटेंशन मांगे या किसी की नंबर वन प्रायोरिटी बनना चाहे। ये उसकी सच्ची सोच थी। अगर वो कभी रिलेशनशिप में होती तो रीजनेबल और अंडरस्टैंडिंग ही रहती। शायद ये सोच उसके खुद की अपब्रिंगिंग से आई थी, जहां उसने खुद पर डिपेंड करना सीख लिया था, बिना बार बार वैलिडेशन या प्यार की जरूरत के। कुन एडिसन ने कहा कि एपो को इस तरह समझने वाला इंसान मिलना रेयर है। लाडा ने जवाब दिया कि शायद वो इसलिए समझती है क्योंकि उसे भी काम करना पसंद है। वो पढ़ाई और करियर दोनों में हमेशा डेडिकेटेड रही है, और करियर फोकस्ड होना उसे गलत नहीं लगता। असल में लाडा कहीं न कहीं एपो को एडमायर भी करती थी। उसकी असिस्टेंट बनकर उसने एपो की डेडिकेशन और मेहनत को बहुत करीब से देखा था, और वही चीज वो खुद भी अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए चाहती थी। कुन एडिसन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसका मतलब है इवेंचुअली वो एपो को पसंद कर सकती है। उसी पल पीछे से आवाज आई कि अब वो क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं। एपो वहां आ गई थी और बिना वक्त गवाए बातचीत में शामिल हो गई। लाडा ने राहत की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा किए वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। एपो ने कहा कि वो पहले ही बता चुकी है कि उसके और चौनलाडा के बीच कुछ भी नहीं है। कून एडिसन ने जवाब दिया कि अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर का कौन जानता है। एपो ने चौनलाडा की तरफ देखा और पूछा कि वो साथ चल रही है या यहीं रुकना चाहती है। लाडा ने कून एडिसन को सम्मान में झुककर बाय किया और एपो के पीछे चल पड़ी। एपो साफ तौर पर इरिटेटेड लग रही थी। आम तौर पर वो शांत और कंपोज्ड रहती थी, लेकिन इस बार उसका बैड मूड उसके एक्सप्रेशन से साफ झलक रहा था। कार की तरफ बढ़ते हुए लाडा बस यही सोच रही थी कि क्या अब उससे पूरे रास्ते पूछताछ की जाएगी। कार में बैठते ही लाडा ने एपो से कहा कि वो लंच के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर एडिसन ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। वो खुद उसके ऑफिस आ गए थे और सीधे साथ चलने के लिए इनवाइट कर लिया था। लाडा ने ये भी जोड़ा कि अगर एपो चाहे तो वो कसम खा सकती है, क्योंकि उसने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। इस पर एपो ने ठंडे आवाज में कहा, क्या ये एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी चलने वाली है? क्योंकि उसने तो कुछ पूछा ही नहीं था। लाडा ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर जवाब दिया कि उसे लगा एपो जानना चाहती है। एपो ने उसकी तरफ देखा। बीच में रोके जाने के बाद लाडा और ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। कार में बैठते ही वो उस सिचुएशन के बारे में लगातार बोल रही थी, और एपो के मन में बस यही सवाल था कि वो कब रुकेगी। एपो ने कहा कि वो उनकी बेटी है, इसलिए उसे पहले से पता है कि उसके फादर कैसे हैं। लाडा ने माना कि ये सही है, लेकिन फिर भी क्या एपो ये नहीं जानना चाहती कि उसके फादर ने उससे किस बारे में बात की। एपो ने तुरंत कहा कि उसे अनइम्पॉर्टेंट चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लाडा ने भी उसी अंदाज में कहा कि ये सच में अनइम्पॉर्टेंट बात है और उसे भी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाकर टॉपिक को इरेलीवेंट बताते हुए पलट जवाब दिया, लेकिन एपो के चेहरे से साफ था कि अब वो जानने के लिए क्यूरियस हो गई है कि लाडा किस बात को इतना बेकार मान रही है। तभी एपो ने अचानक उससे सब कुछ बताने को कहा। लाडा ने जवाब दिया कि एपो जानने का मौका पहले ही खो चुकी है और अब उसे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इस पर एपो ने कहा कि वो उससे बॉस की हैसियत से पूछ रही है। लाडा ने कहा कि एपो अपनी अथॉरिटी यूज कर रही है। एपो ने बिना हिचक हाँ कह दिया। ड्राइव करते हुए भी एपो जिस तरह दबाव डाल रही थी, लाडा उससे इरिटेट हो गई थी। यही बिहेवियर था जिसकी वजह से लोग एपो को पसंद नहीं करते थे। नॉर्मल बातचीत करने के बजाय लाडा ने मन ही मन तय किया कि वो इस बात को भी अपनी लिस्ट में जोड़ लेगी, जिसे वो अगली बार मौका मिलते ही कुन एडिसन को बताएगी। आखिरकार लाडा ने कहा
कि एपो के फादर उसे लेकर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एपो काम संभाल नहीं पाएगी। एपो ने तुरंत इनकार करते हुए कहा कि उसके फादर कभी ऐसा नहीं कहेंगे। लाडा ने आगे बताया कि असल में उन्होंने एपो की फ्लॉज के बारे में पूछा था। उन्होंने ये सवाल किया था कि प्रॉब्लम ये है कि एपो बहुत ज्यादा काम करती है और उसके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता। शायद इसी वजह से उसकी कोई रिलेशनशिप्स नहीं है। एपो ने उसे चेतावनी भरे लहजे में बीच में रोकते हुए उसका नाम लिया। लाडा ने कहा कि अपसेट ना हो और उसे बात पूरी करने दें। उसने बताया कि उसने कुन एडिसन से कहा था कि ज्यादा काम करना कोई फ्लॉ नहीं है। अगर कुन एपो के साथ कोई ऐसा इंसान हो जो उनके काम को समझता हो, तो रिलेशनशिप में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपो ने सख्ती से कहा कि उसने चोनलाडा से उसकी ओपिनियन नहीं मांगी थी। अपने फादर की ये हरकत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये बात उसे परेशान कर रही थी। ऊपर से चोनलाडा को उसे जज करने या उसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं था, खासकर तब जब वे एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। लाडा ने शांत आवाज में कहा कि उसने बस वही कहा जो वो एक सबॉर्डिनेट के तौर पर सोचती है, और वो खून एपो और खून एडिसन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और मजाक में पूछा कि अब क्या इसके लिए उसे बोनस मिलेगा। एपो ने तुरंत जवाब दिया कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो रिटर्न की उम्मीद में कुछ करते हैं। लाडा ने हंसते हुए कहा कि उसे भी सिर्फ थैंक्स सुनने के लिए काम करना पसंद नहीं और उसे कैश ज्यादा पसंद है। ये कहते हुए लाडा मुस्कुराई, जिस पर एपो ने डिस्कशन आगे बढ़ाने का इरादा छोड़ दिया। कार के अंदर का माहौल फिर से साइलेंट हो गया। लाडा सीट पे पीछे टिककर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसने नोटिस किया कि रास्ता यूजुअल से अलग लग रहा था, जैसे वे होटल की तरफ नहीं जा रहे हों। लाडा ने कहा कि यह होटल का रास्ता नहीं है और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। एपो ने सीधा जवाब दिया कि काम पे। उसका जवाब साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब करते हैं थोड़ी काम की बात। मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ वीडियोस से आप लोग पहले की तरह लाइक नहीं कर रहे और कमेंट भी कम कर रहे हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका ये प्यारा सा एफर्ट मेरी पूरी वीडियो बनाने की मेहनत को थोड़ा कम पेनफुल बना देता है और सच में मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाती रहूं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।